ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट हाफ देख चुके थे चैप्टर लोकोमोशन का। आज हम लोगों को देखना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। So mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory। ठीक है, तो ये थियरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जिसको अभी हम लोग समझेंगे ये होता क्या है। This sliding filament theory states that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filaments over the thick filaments। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में, थिक और थिन फिलामेंट्स के बारे में। तो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये कहती है कि जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली है इस जिस तरीके से आपको स्लाइड करोगे, अगर एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर में स्लाइड करेगा तब जाके क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ये पिछला वाला जो डायग्राम था उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी 1 मार्क में आप एक्सप्लेन करो, तो बेसिकली यू हैव टू राइट डाउन दिस प्रिंसिपल दैट स्लाइडिंग filament theory is based on the principle that contraction of muscle fiber happens by sliding of the thin filaments over the thick filaments। कहने का मतलब thin filament क्या होगा, वो thick filament के ऊपर slide कर जाएगा and as a result आपका muscle fiber कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में पहुंचेगा। फिर जब वो वापस रिलैक्स होंगे तो वो वापस वो स्लाइड करके वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पर आपको समझना है। सो हाउ इज दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड? तो कहीं से कोई सिग्नल मिलना चाहिए तभी ये प्रोसेस बिगिन होगा। So this is initiated by a signal which is sent by the central nervous system via a motor neuron। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन सिग्नल है वो कहाँ से आता है। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन कैरी कर रहा है ये सिग्नल, कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। So this motor neuron along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। So this is another question which they may ask you, what is a motor unit? तो मोटर यूनिट में क्या आया आपका? मोटर न्यूरॉन आया प्लस जो मसल फाइबर्स उससे कनेक्टेड। तो मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू दैट मोटर न्यूरॉन इज इक्वल टू मोटर यूनिट। ठीक है, और ये मोटर यूनिट ही रिस्पॉन्सिबल है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। The junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction और motor and plate, या इसको सिंपली हम लोग NMJ बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म NMJ भी लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, तो वहां पे आपको समझना है कि दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब आप जानते हैं जहां पे कुछ आके जुड़ा हुआ है या मिल रहा है, जैसे साक्षी जंक्शन चार तरफ से रोड आती है। यहाँ पे भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब यहाँ सिंपल है कि यहाँ न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है। नाम से ही पता चल रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहने का मतलब ये जंक्शन किसका है? तो मोटर न्यूरॉन का। ठीक है, जो कि सिग्नल कैरी कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन का। और दूसरी तरफ कौन है आपका? मसल फाइबर का सार्कोलेमा। ठीक है, तो जिस जगह पे ये मिलेंगे उस जगह पे हम लोग बोलेंगे, उस जगह को बोलेंगे एनएमजे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर उसको हम लोग एमईपी मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, so a neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter which is acetylcholine। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म वी राइट acetylcholine as ACH। ठीक है, तो होता क्या है, जब सिग्नल इस पर्टिकुलर एनएमजे पे रीच करता है तो क्या होगा एज अ रिजल्ट, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, और ये है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब इसके रिलीज से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा सार्कोलिमा में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट एक्चुअली जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट। So neural signal reaching motor end plate results in release of a neurotransmitter called acetylcholine, and that acetylcholine is responsible for generating the action potential in the sarcolemma। So अब ये action potential क्या होगा, वो अब spread करेगा। So this action potential spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm। ठीक है, अब धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल चार, चुकी है तो सिग्नल है चारों तरफ वो फैल रहा है मसल फाइबर से। ठीक है, और साइमल्टेनियसली क्या करेगा, ये जो कैल्शियम आयंस हैं वो भी रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्म।
ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द इनहेरेंट कॉज ऑफ रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, तो आपका आंसर क्या है? As the action potential generated by acetylcholine spreads through the muscle fibers, it will release the calcium ions into the sarcoplasm. ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेटेड है, इसके कारण आपका कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है। तो अंतर समझिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, दिस इज अ चेन ऑफ इवेंट। आपका अब तक क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर जो मोटर यूनिट है, ये रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल को जनरेट करने के लिए, तो वो सिग्नल रीच आउट किया कहाँ, एनएमजे। एनएमजे क्या किया, इन फर्दर इट releases initiates the release of acetylcholine, and this acetylcholine generates the action potential. This action potential spreads out into the muscle fiber, and further it acts to release the calcium ion. ठीक है, तो एक के बाद एक के बाद एक स्टेप हो रहा है। अब होगा क्या, आपका चूंकि कैल्शियम आयन रिलीज हुआ तो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो देयर इज इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल। ठीक है, एंड कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, so this will lead to binding of calcium with the subunit of troponin on the active filaments and thereby removing the masking of active sites from myosin. तो हम लोग जब पिछले बार देखे थे कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे ट्रोपोनिन, एक्टिव फिलामेंट या फिर मायोसिन का, तो वहां पे आप देख रहे थे कि एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, और वो मास्क रहता है, मतलब उस पे आके कोई बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो जैसे जैसे कैल्शियम आयन बढ़ रहा है सिस्टम, सो दिस विल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ठीक है, कहाँ पर, एक्टिव फिलामेंट। और इसके कारण क्या होगा, जो मास्क था एक्टिव साइट पे वो हट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यूज ऑफ कैल्शियम आयंस क्या है, वो जो मास्क है उसको हटाने के लिए। तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस, द मायोसिन हेड now binds to the exposed active sites of actin to form the cross bridge। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ क्रॉस ब्रिज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम आयंस के बढ़ने के कारण जो एक्टिव साइट मास्क था वो हट गया। ठीक है, और मैं एक्टिव साइट जब हट के मतलब वो खुल गया, तब क्या होगा, वहां पे अब मायोसिन हेड जो है वो आके बाइंड कर जाएगा, और मायोसिन हेड बाइंड करके आपका एक क्रॉस ब्रिज बना लेगा, जो इस डायग्राम में यहाँ दिखा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। आप देख सकते हैं मायोसिन हेड यहाँ पर आकर बाइंड कर गया है आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ। दिस इज द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, so this pulls the attached actin filaments towards the center of A band. So the Z line attached to these actins are also pulled towards, causing a shortening of the sarcomere. और ये जो आपका सार्कोमियर का शॉर्टन होना, इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है ये जो क्रॉस ब्रिज बना, इसके कारण क्या होगा, जो ऊपर वाला जो एक्टिन फिलामेंट आपको दिख रहा है, इट विल गेट पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। So it is clear from the above steps that during shortening of the muscle or contraction, the eye bands get reduced। ठीक है, तो ये सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब कौन सा बैंड छोटा हो रहा है, कौन सा बैंड रिटेन कर रहा है लेंथ को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये लोग पूछता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल या कॉन्ट्रैक्शन, आई बैंड जो है आपके वो छोटे हो गए, दे गेट रिड्यूस, बट द ए बैंड्स दे रिटेन द लेंथ। ठीक है, तो दोनों बैंड का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन है। सो द मायोसिन देन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट, और उसके बाद क्या होगा, एक न्यू एटीपी बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, then the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated until further sliding। ठीक है, तो ये सब क्रॉस ब्रिज बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, and this process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of the actin filament। ठीक है, तो कैल्शियम आयन से स्टार्ट हुआ था, कैल्शियम आयन मास्क हटा रहे थे, अब ये कैल्शियम आयंस क्या हो रहे हैं, वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में वापस जा रहे हैं।
तो इनके जाने के कारण जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम में लो होगा तो एक्टिन फिलामेंट्स फिर से वापस मास्क हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मास्किंग के कारण क्या होगा, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो जेड लाइंस वापस अपने अपने जगह में आ गया। ठीक है, पहले वो एक दूसरे के करीब आ गए थे तो कॉन्ट्रैक्ट हुए, तब वापस अपने वापस पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। सो द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वैरी इन डिफरेंट मसल्स। ठीक है, कहने का मतलब अलग अलग मसल है हमारे बॉडी में, तो वहां पे रिएक्शन टाइम अलग अलग हो सकता है। So repeated activation of these muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue। कहने का मतलब जब आप जिम जाते हो तो आप क्या करते हो, एक ही स्ट्रेच बार बार आप रिपीट कर रहे हो एक ही स्ट्रेच। कहने का मतलब आप मसल को लगातार एक्टिवेट करने का प्रयास करते हो, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, कोई कोई जिम में 2 घंटा तक रहता है। तो होता क्या होता है, जितना ज्यादा आप अपने मसल को एक्टिवेट करोगे तो लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट करेगा आपके सिस्टम में। क्यों? क्योंकि एनएरोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफ देयर इज एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन तो फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, फटीग कॉज करेगा, आप थका हुआ महसूस कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो ये लोग पूछते हैं कि व्हाट देयर इज रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल। तो रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल से लैक्टिक एसिड बन रहा है, ज्यादातर लैक्टिक एसिड बनेगा, वो एक्यूमुलेट करेगा और एक्यूमुलेट करके वो फैटिग कॉज करेगा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज देयर इज लो ऑक्सीजन या फिर नो ऑक्सीजन, एंड अंडर नो ऑक्सीजन केस देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और वो लैक्टिक एसिड बनाता है। तो हम लोग पहले देख, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको बेसिकली समझना है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। तो यहाँ पे आप देखिए जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है फिगर 20.5, ये यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कि किस तरीके से थिन फिलामेंट्स मूव कर रहे हैं और जो साइज है आई बैंड और एच जोन का वो घट बढ़ रहा है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो दिस इज जेड लाइन, ये रिलैक्स स्टेज की बात हो रही है। ये जेड लाइन है, तीन तीन जेड लाइन आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि रिलैक्स स्टेज में ये जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड द एच जोन, क्योंकि यहाँ पर ये इसका ओवरलैप नहीं है। ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द आई बैंड। ठीक है, एंड दिस इज द ए बैंड। अब होगा क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो एच जोन है ये देखिए छोटा हो गया, यहाँ पे देखिए छोटा होता जा रहा है। ठीक है, और भी ये जो जेड लाइन इतना बड़ा था पहले वो घट गया, छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जेड लाइन के बीच की जो दूरी है वो घट रही है, मतलब सर्कोवियर घट रहा है, लेंथ रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा तो ये वाला भी एरिया जो खाली जगह था ये भी ओवरलैप कर जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा ओवरलैप हो गया, यहाँ देखिए पूरा ओवरलैप हो गया। दिस इज द मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो आपसे एग्जाम्पल मतलब ये डायग्राम दे देंगे तीनों, या किसको ये एक दे देगा और पूछेगा कि क्या एक्सप्लेन करता है रिलैक्स स्टेज, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे अंतर कहाँ पे हो रहा है, तो आप देख रहे हो धीरे धीरे एच जोन जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, और यहाँ मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ही नहीं। यहाँ पे फिर जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यही सब क्वेश्चन यहाँ से आपसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से ये लोग पूछते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि कैल्शियम आयन जब सिस्टम में आ रहा है वापस, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि मास्किंग इफेक्ट हट जा रही है। और फिर जब वापस कैल्शियम आयंस आर बैक पुश बैक टू दी सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, सिस्टम से जब कैल्शियम आयंस रिड्यूस हो रहे हैं तो वापस रिलैक्सेशन पॉसिबल है। यही चीज आपको यहाँ इन टर्म्स ऑफ एच जोन, जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस और एक्टिन और मायोसिन के स्लाइडिंग कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। अब यहाँ पर वापस 20.4 फिगर में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे ब्रिज बनना आपको बताया गया है, किस तरीके से हेड का रोटेशन होता है और ब्रिज वापस ब्रेक होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले पहले आप देखिए जब यहाँ कैल्शियम आयंस सिस्टम में आया, मास्किंग हटा,
और जो एक्टिन फिलामेंट है वो ओपन है नाउ। तो अब इसके साथ मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ यहाँ पर बाइंड कर गया और ये आपका एक क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना है तो ये सीधा बना है, आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे आप देखिए देयर इज सम स्लाइडिंग। ठीक है, ये इस तरह से स्लाइड कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग एंड रोटेशन। कहने का मतलब एंगल जो है इस टाइप का बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है। सो देयर इज रिलीज ऑफ दिस एडीपी प्लस पीआई। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्रॉस ब्रिज विल ब्रेक। कहने का मतलब ये वापस एक्सपोज हो गया जो साइट है यहाँ पे। समझ में आई बात। तो यू कैन सी दिस एटीपी इज हियर, क्रॉस ब्रिज टूट रहा है। ठीक है, और वापस आप देख रहे हैं कि दिस इज पी आई एन एडीपी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका एक्टिन फिलामेंट चल रहा है। फिर से वापस जब कैल्शियम आयंस पंप होगा सिस्टम में, तो फिर से ये आपका ब्रिज बनेगा और ये प्रोसेस जो है आपका क्रॉस ब्रिज का बनना, हेड का रोटेट करना और क्रॉस ब्रिज का टूटना, तो ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब मायोसिन हेड जो है यहाँ एक्टिव साइट पे, एक्सपोज्ड एक्टिव साइट पे क्रॉस ब्रिज बना रहा है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, आपका यहाँ एटीपी हाइड्रोलाइज किया आपका। ठीक है, तो एनर्जी विच इज obtained from the ATP hydrolysis is utilized in forming this cross bridge। ठीक है, ये एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेप याद रखना है। यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, क्रॉस ब्रिज बना, रोटेशन हुआ, फिर वापस आपका ये जो एडीपी और पीआई एटीपी बनाएंगे, ये आपका ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा यहाँ पर, फिर ये फर्दर प्रोसेस आपका चलता रहता है। ठीक है, so we can see that during the contraction of muscle fiber और sarcomere, जो आई बैंड है आपका वो घट रहा है और जो ए बैंड है आपका लेंथ मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बैंड जो है घट रहा है और ए बैंड जो है वो अपना लेंथ मेंटेन करता है। तो दिस रिड्यूस आई बैंड गेट्स रिड्यूस एंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड मेंटेन द लेंथ। ठीक है, यही सब कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। और ये जो डायग्राम है, डायग्राम समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो मसल इट कंटेन्स अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। ठीक है, तो आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, वो हम लोग जान रहे थे। यहाँ मसल में उसी तरह का एक इक्विवेलेंट रेड कलर्ड ऑक्सीजन, बट ये स्टोर करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। ठीक है, और वो कैरियर होता था। ठीक है, so that is the difference between hemoglobin and myoglobin. So myoglobin is an oxygen storing pigment while hemoglobin is oxygen carrier protein। ठीक है, और दोनों के दोनों लाल कलर के। ठीक है, so myoglobin content is high in some of the muscles which gives a reddish appearance। ठीक है, तो लाल कलर का है, तो जहाँ पे इसका कंटेंट ज्यादा होगा वहाँ पे थोड़ा लालिमा रहेगा, रेडिश अपीयरेंस रहेगा। तो सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेड फाइबर, मतलब ये रेड फाइबर क्यों है, बिकॉज मायोग्लोबिन कंटेंट वहां पर ज्यादा है। और क्या खास बात होती है कि दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको पता है, एटीपी बनाना। सो दे कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन दैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा आपका, क्योंकि जितना ज्यादा आपका मायोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन है, तो उतना ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। ठीक है, तो दिस आर सर्टेन फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने होंगे, इसीलिए हम इसको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है। रेड फाइबर्स लाल क्यों है, बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन which is a red color pigment, so it
will get a reddish appearance. दूसरा क्या है, इनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब चूंकि ये मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, ये ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होगा, इसलिए रेड फाइबर्स को हम लोग एरोबिक मसल्स बोलते हैं। लेकिन कुछ दूसरा मसल भी होता है जहाँ पे मायोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो कम होता है, सो दे आर व्हाइटिश इन कलर, ठीक है। तो हल्का लाल रहेंगे या फिर व्हाइटिश रहेंगे क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन का कंटेंट कम है। So as a result, they are referred to as white fibers. White fibers have low amount of myoglobin content. Low amount of myoglobin content मतलब उनके पास ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम है, एंड एज अ रिजल्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी कम है उनमें, ठीक है। लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो ज्यादा है। अब चूंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है तो ऑब्वियसली उनमें जो एनर्जी होगा वो एनाएरोबिक प्रोसेस की जरिए होगा। तो बेसिकली आप एक को याद रखिए तो दूसरे को आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेड फाइबर्स में ये चीजें हैं तो व्हाइट फाइबर्स में क्या हो। तो ये डिस्टिंक्शन में आपसे पूछता है स्कूल वाला लोग, ठीक है। और कंपटीशन में ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, कि व्हाइट फाइबर्स व्हाइट क्यों है, क्योंकि मायोग्लोबिन का कंटेंट कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, मायोग्लोबिन कंटेंट है कम है मतलब ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है मतलब जो प्रोसेस से एनर्जी होगा वह एनाएरोबिक होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है आपका, हाँ, मसल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, तो वो ज्यादा है, ठीक है। दे हैव गॉट लार्ज अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो ये आपसे डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फाइबर्स पूछ सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड वर्सेस व्हाइट फाइबर, ठीक है। ये मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीएससी का जो एग्जाम देते हैं उनमें भी पूछता है, ठीक है। तो अगर आप लोग में से कोई एनटीएससी का एग्जाम दे रहा होगा या फिर अभी तो शायद आई थिंक नवंबर में ही होता है, तो दीज टॉपिक्स माइट हेल्प। तो ये है आपका मस्कुलर सिस्टम का कहानी, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिलैक्स कर रहा है, क्यों कर रहा है, और व्हाट इज द रोल ऑफ मायोग्लोबिन, किस कितने तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, रेड और वाइट, ठीक है। तो यही है आपका मस्कुलर सिस्टम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मसल के अलावा उसको एक ढांचे में फिट रखिएगा आप कैसे, उसके लिए आपको स्केलेटल फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है। तो आप देखे होंगे कंकाल आपको दिखाया जाता है, हाँ? या फिर लैब्स में भी आप देखे होंगे प्लास्टिक का कंकाल या फिर वुडन कंकाल आपको बना के रखा होगा, या फिर कहीं कहीं मेडिकल स्कूल में एक्चुअल कंकाल रखा रहता है फॉर टीचिंग पर्पस, ठीक है। So this skeletal system consists of a framework of bones and few cartilage. काफी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बोन्स नहीं है, हड्डी नहीं है, कार्टिलेज भी है यहाँ पर, ये आपको मिस नहीं करना है। बोन्स है, इट इज अ सिस्टम ऑफ बोन्स प्लस कार्टिलेज सिस्टम, ठीक है। सो दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। कहने का मतलब है कि अगर आप हड्डी का ढांचा हटा दीजिए, बोन कार्टिलेज सिस्टम हटा दीजिए, तो क्या मसल से आप चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। सो इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स, कैसा लगेगा आपको, ठीक है। जैसे आप सिंपल दांत हट जाता है बूढ़ों का तो कैसे खाते हैं, तो आप देखिए, तो इमेजिन कीजिए कि आप चल रहे हो और हड्डी ही नहीं, तो आप चल पाइए, नहीं चल पाइए। कहने का मतलब एक तरह का एक फ्रेमवर्क देता है। सो बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। So bone has a very hard matrix due to calcium salts in it, and the latter has slightly pliable matrix due to chondroitin salts. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोन में आपका कैल्शियम सॉल्ट रहेंगे आपका, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, और जो आपका कार्टिलेज है वहां पे आपको कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जैसे सॉल्ट्स मिलेंगे, हाँ। So in human beings, this system is made up of 206 bones and a few cartilages. तो हमारी बॉडी में कुल कितने हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं, ठीक है।
और ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये बेसिकली दो भाग में बांटा गया है फॉर स्टडी पर्पस। वन इज कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन एंड द अदर इज कॉल्ड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल, अब टोटल बॉडी में 206 हड्डियां थे, जिसमें जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स, so they're distributed along the main axis of the body। ठीक है, तो आपसे आपसे यहाँ जो सवाल पूछा जाए वो यही पूछा जाए कितनी हड्डियां होती है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहले तो आपका खोपड़ी, स्कल। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ होता है वो, उसके बाद स्टर्नम, उसके बाद रिब्स। सो दीज कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटल पार्ट। ठीक है, आपका स्कल आया, वर्टिब्रल कॉलम आया, स्टर्नम आया, रिब्स आया। अब यहाँ पे आप स्कल को देखिए, खोपड़ी, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन्स। यहाँ पे अब आप देखिए ह्यूमन स्कल का डायग्राम आपका दिया हुआ है। ये जो है आपका फ्रंटल बोन है, आगे का हिस्सा, ये पेराइटल बोन है। ठीक है, ये अंदर का टेम्पोरल बोन वाला हिस्सा है। उसके बाद नीचे आइए तो ये ऑक्साइपिटल बोन है, और फिर यहाँ पर एक कनेक्शन है ऑक्साइपिटल कॉन्डाइल, उसको हम लोग बोलते हैं। नीचे आइएगा तो व्हाइट बोन हो गया आपके जबड़े के नीचे, ये आपका जबड़ा हो गया मैंडिबल, और ऊपर वाला पार्ट मैक्सिला कहलाता है। ये नाक से और मुंह के ऊपर में हिस्सा है जिसको जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। ये नाक का जो बोन है उसको नेजल बोन बोलेंगे। उसके बाद आंख के नीचे वाला जो बोन है उसको लैक्राइमल बोन बोलेंगे। फिर ये जो सॉकेट है वहां पे इथमॉइड बोन है, और उस आई सॉकेट के पीछे जाइएगा तो स्फिनॉइड बोन मिलेगा। तो इतने सारे बोन्स आपको स्कल में दिख रहे हैं। ठीक है, सो स्कल हैज गॉट 22 बोन्स, 22 हड्डियां हैं यहाँ स्कल में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो सेट ऑफ बोन्स है आपकी पूरी हड्डियों में, एक फेसियल और दूसरा क्रेनियल। ठीक है, तो क्रेनियल बोन्स जो होते हैं दे आर 8 इन नंबर। ये सब जो फैक्ट्स है ना ये सब पूछ सकते हैं। टोटल स्कल में 22 बोन है, 22 में क्रेनियल हो गया 8, तो बाकी फेसियल हो गया 14। ठीक है, so these cranial bones they form the hard protecting outer covering called cranium for the brain। ठीक है, तो ब्रेन का अंदर का हिस्सा को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर का जो आउटर बोनी कवरिंग है उसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्रेनियल बोन्स हैं ये 8 है, टोटल स्कल बोन 22 है। So the facial region is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull। तो दो पार्ट था आपका स्कल का, क्रेनियल और फेसियल। तो क्रेनियल अगर 8 हो गया तो फेसियल 14 हो गया, टोटल 22 बोन। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड व्हाइट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो ये व्हाइट बोन है। ठीक है, आपके मुंह के नीचे गर्दन का ऑलमोस्ट समझ जाइए स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको जो है ये आपका व्हाइट बोन है। ठीक है, ठुड्डी जिसको आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि दिस इज पार्ट ऑफ द बकल का बेस ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाइट बोन है क्या, विच इज द यू शेप्ड बोन। ठीक है, तो यू शेप्ड बोन आपका ये व्हाइट बोन है। अब चलते हैं मिडिल ईयर। तो ईच मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, इसको हम लोग बोलते हैं MIS इन शॉर्ट फॉर्म, एंड दीज आर कॉल्ड ईयर ओसाइकल्स। MIS, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे इसको? MIS, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो दीज आर कॉल्ड ईयर ओसाइकल्स। ठीक है, तो आपसे पूछे जाएंगे कि आपके कान में कितने तरह के बोन्स हो गए। तो ईयर ओसाइकल में 3 तरह का बोन हो गया, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ठीक है, बकल कैविटी के नीचे कौन सा बोन है? व्हाइट बोन। सो द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, आप अपना पूरा जो सर है उसको पकड़िए एक बार और देखिए किससे जुड़ा हुआ है। तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? सो इट इज कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्साइपिटल कॉन्डाइल्स, जिसको हम लोग ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो चूंकि 2 है इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्कल कैसा है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। ठीक है, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम और स्कल जो है एक जगह जहां पे अटैच हो रहे हैं उस जगह पे जो अटैचमेंट है वो दो तरफ से है।
ठीक है। सो इट इज विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हैं उसको। कॉन्डाइल बोल रहे हैं इसीलिए दो है तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कॉन्डाइल कहाँ दिख रहा है ऑक्सीपिटल। तो इट इज द फ्रेमवर्क विच अटैचेस द स्कल रीजन विद द वर्टिब्रल कॉलम। कहने का मतलब ये आप मान लेते हैं आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो आपका सर जहाँ से जोड़ रहा है वो वाला पार्ट आपका ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। सो दिस इज द फिगर 20.7 विच गिव्स द वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। So it is formed by 26 serially arranged units called vertebrae and is dorsally placed, and it extends from the base of the skull and constitutes the main framework of the trunk. हमारा जो बॉडी का जो मेन हिस्सा है वो ट्रंक है, ज्यादा बड़ा हिस्सा यही है। तो आपके स्कल से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका ढांचा आपका पूरा बन रहा है जिसको हम लोग वर्टिब्री कॉलम बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। So each vertebra has a central hollow portion which is called the neural canal through which the spinal cord passes. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज। आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से पास कर रहा है? तो एक चैनल है खाली जगह वर्टिब्रा में, जिसको हम लोग न्यूरल कैनाल बोलते हैं। ठीक है। तो उस न्यूरल कैनाल से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है? So this is the central hollow portion called neural canal. फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस। ये नाम भी पूछता है कि एटलस किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट वर्टिब्रा है। और ये किसके साथ जाके अटैच्ड है? इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्साइपिटल कॉन्डाइल। तो आप देखे थे दो ऑक्साइपिटल कॉन्डाइल है, इसीलिए हमारा स्कल डाइकॉन्डाइल है। तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम का पहला वर्टिब्रा, जिसको एटलस बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा एटलस किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? सो एटलस articulates with occipital condyle। और ये एटलस है क्या? एटलस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलस। नाउ द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड। अब इसमें पांच और आपके हिस्से आएंगे, जैसे कि सर्विकल हो गया। ठीक है। तो सर्विकल वर्टिब्रा आप यहाँ देखिए, ये आपका सर्विकल वर्टिब्रा है। तो यहाँ पे आपके 7 हड्डियां आपको मिलने को, काउंट करोगे तो 7 होंगी यहाँ पे। उसके बाद आइए तो थोरासिक, थोरासिक वर्टिब्रा में आइए तो 12 मिलेगा, 12 यूनिट रहेगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आइए लुम्बार एरिया, तो लुम्बार में अगेन 5। तो टोटल कितना हो गया? 7 + 12 19, 19 और 5 24, टोटल 26 है। तो और दो होंगे तो सैक्रल आइएगा नीचे, यहाँ पे सैक्रल हो गया ये वाला, और ये आपका कॉक्सीजियल। तो एक एक ये है, तो दीज आर वन फ्यूज्ड। तो टोटल आप जोड़िएगा तो ये पांचों जो पार्ट्स हैं ये जोड़ के आपका हो जाता है 26। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए, ये जो सर्विकल वर्टिब्रा है इट इज 7 इन नंबर, thoracic is 12 in number, lumbar is 5 in number, तो 24 हो गया। sacrum is 1, 25, coccyx और coccygeal vertebrae, तो दिस इज 1। तो टोटल जब आप जोड़िएगा तो आप देखिएगा ये टोटल 26 आता है। So the number of cervical vertebrae are 7 in almost all mammals including human। ये भी पूछा जाता है कि मैमल्स में सर्विकल वर्टिब्री की संख्या क्या होती है। ठीक है। 7 है। थोरासिक वर्टिब्रा कितना है? 12 है। लुम्बार कितना है? 5 है। और सेक्रल और कॉक्सीजियल एक एक है। तो वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड passes through the neural canal, जो कि सेंट्रल हॉलो पोर्शन है आपका वर्टिब्रल। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? इस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ ये आपका स्कल से जुड़ा हुआ है, सो इट सपोर्ट्स द हेड। ठीक है। और क्या काम करता है ये? इट सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, जो आपका जो पट्टी जिसको बोलते हैं रिब्स केज, ये चारों तरफ से मतलब अटैच रहेगा। ठीक है। एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, और पीछे जो मसल्स हैं आपका, ये जो मसल वाला हिस्सा है उसके साथ भी वो अटैच्ड है। ठीक है। तो ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम का डायमेंशन, कहने का मतलब कैसे कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका स्टर्नम आता है। सो स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। ठीक है। ये पूछते हैं कि थोरैक्स, थोरैक्स वाले पार्ट में कौन सा जो फ्लैट बोन है उसका नाम बताइए। ठीक है। तो स्टर्नम। अब आती है बात रिब्स की। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स।
12 पेयर रिब्स की होंगी। Each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो 12 पेयर है, 12 पेयर, ठीक है। 12 पेयर का मतलब यहाँ से आप देखिए ये एक ऐसे गया, और पेयर है मतलब दूसरा सेट इधर है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब ये कहने का मतलब है डॉर्सल ये किसके साथ कनेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और आगे से किसके साथ कनेक्टेड है? वेंट्रली स्टर्नम के साथ, ठीक है। So it has got two articulation surfaces on its dorsal end and hence it is called bicephalic। ठीक है, तो bicephalic नाम इसलिए आया, बाई मतलब टू, ठीक है। तो दो आर्टिकुलेट मतलब वो जॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो अपने डॉर्सल एंड पे इनके पास दो जॉइंटिंग स्पेस है, इसीलिए दो जॉइंटिंग आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इसीलिए इसको बाइसेफालिक हम लोग बोल सकते हैं। अब 12 पेयर हैं जिसमें से पहले 7 जो पेयर्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। या देखिए ट्रू रिब्स है, पहले से 1 से लेके 7 तक दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ठीक है। डॉर्सली वर्टिब्री से कनेक्टेड है, वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड है, और जो कार्टिलेज इनको बाइंड कर रहा है इट इज कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेज। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखने का, ट्रू रिब्स। तो पहले 7 जो हो गए वो ट्रू रिब्स हो गए, पहले 7 पेयर। अब आइए 8वां 9वां 10वां। So these 8th 9th and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage। अब देखिए ये जो 8वां 9वां 10वां है डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं, ठीक है। सो ये किसके साथ जॉइंट है? 7th रिब के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली खुद ब खुद कॉन्टैक्ट मतलब स्टर्नम के साथ टच में नहीं, ठीक है। ये किसके साथ टच में है? ये 7th के साथ टच में है, 7th वाले के साथ। और ये सातों जो है स्टर्नम के साथ टच में रहता है। ये खुद ब खुद डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है स्टर्नम को, इसलिए इसको हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा फॉल्स रिब्स कौन कौन सा रिब्स फॉल्स रिब्स है? तो 8 9 एंड 10। उसके बाद बचा लास्ट के दो। तो लास्ट टू पेयर्स 11th एंड 12th of the ribs are not connected ventrally and are called floating ribs। ठीक है, तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वेंट्रल कनेक्शन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये देखिए आपका ये लटके हुए ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ये रिब केज जो टोटल बन रहा है, ये टोटल रिब केज, ये रिब केज में आएगा क्या क्या? तो रिब केज में आपके थोरैसिक वर्टिब्री आ जाएंगे, उसके बाद आपका ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आ जाएगा, और उसके बाद ये स्टर्नम आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये आ रही है बात आपकी, रिब आ रही है, स्टर्नम आ रही है। सो ये सब जब जोड़ देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को रिब केज बोलेंगे, ठीक है। या एक बार फिर से रिब्स और रिब केज समझिए। रिब केज में आपका थोरैसिक वर्टिब्री आ रहा है, स्टर्नम आ रहा है, और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आ रहे हैं। रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, पहले 7 पेयर जो है ट्रू रिब्स है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब डॉर्सली वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, वेंट्रली वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड, ठीक है। 8वां 9वां 10वां जो है ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, बट ये 7th वाले पेयर के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लो फॉल्स रिब्स। 11वां 12वां जो है उनका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये 4 पॉइंट है यहाँ आपको याद रखना: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स एंड रिब केज। एंड फाइनली एक टर्म हाइलिन कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पे जो कार्टिलेज यूज हो रहा है आर्टिकुलेशन में वो हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, रिब केज एंड हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बोन्स ऑफ द लिम्स along with their girdles constitute the appendicular skeleton। तो अब हम नीचे वाले हिस्से में जाएंगे बॉडी के। अब तक हम कमर के हिस्से तक आ चुके थे, ठीक है।
सो बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद द गर्डल्स, ठीक है, ये आपका कमर वाला हिस्सा है जहाँ पे गर्डल सॉकेट बना हुआ है आपका, ठीक है, और उसके लिम्स बोन्स आपके अटैच्ड है। सो ये जो लोअर वाला पार्ट है, दिस इज रेफर्ड एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हमारे पास दो टांगे हैं, दोनों टांगों में 30-30 हड्डियां हैं। द बोन्स ऑफ द हैंड, फोर लिम्ब आर कॉल्ड ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो हाथ और पैर का जो हिसाब किताब बन रहा है उसको आपको समझना है। ये जो रिस्ट बोन्स है, अब आप अपना रिस्ट देखिए, उसमें जो बोन्स हैं 8 हड्डियां हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो पाम बोन्स है उसको लोग मेटाकार्पल्स बोलते हैं। सो दे आर 5 इन नंबर। उसके बाद आप उंगली देखिएगा तो उसको बोलते हैं फैलेंजेस, डिजिट्स। सो दे आर 14 इन नंबर, ठीक है। तो ये आपका ऊपरी हिस्सा में जो लिम्स हैं आपके जो हाथ के, उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द क्लैविकल, ये स्कैप्यूला हो गया, और ये जो बड़ा वाला हड्डी है आपका आर्म का, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो दो तरह की हड्डियां जाएंगी, एक रेडियस जाएगा, एक अल्ना जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला आर्म से ऊपर जो वाला हड्डी है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, और नीचे आइएगा जो आपके पाम से जुड़ा हुआ है तो वहाँ दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। उसके बाद आइएगा अल्ना, यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका रिस्ट है, तो ये कार्पल्स जो है। उसके बाद आप देखिए ये मेटाकार्पल्स, ठीक है, और उसके बाद आपकी उंगलियां आएंगी फैलेंजेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ क्लैविकल है, ये स्कैप्यूला है, फिर ये ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना है, फिर कार्पल्स है, फिर मेटाकार्पल्स, फिर फैलेंजेस। ये आपका अपर आर्म का और पेक्टोरल गर्डल का व्यू आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसी तरह आप जब लिम्स पैर वाली का बात करेंगे तो हमारे पास थाई बोन है जिसको हम लोग फेमर बोलते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। उसके बाद आइएगा तो टिबिया एंड फिब्यूला है नीचे, जैसे हाथ का एग्जैक्टली उसी तरह का स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ रेडियस अल्ना था ऊपर में, यहाँ हमारा टिबिया फिब्यूला है। फिर नीचे आइएगा एंकल बोन्स में तो टार्सल्स रहेंगे which are 7 in number, then metatarsals which are 5 in number, and then finally पैरों का जो डिजिट्स है उंगली, so they are called phalanges, they are 14 in number। इस तरीके से आपका these are the bones of the legs, ठीक है। फेमर हो गया, यहाँ पे आपका दिया होगा इन लोग डायग्राम, ये आप देख सकते हैं। ये आपका इलियम है, ये आपकी कमर वाला एरिया है, कॉक्सल बोन और सेक्रम, ठीक है। ये आपका प्यूबियस और इस्चियम। ये अब आइएगा तो ये लॉन्गेस्ट बोन आपका फेमर हो गया। फिर नीचे जाइएगा, ये आपका घुटना, तो दिस इज कॉल्ड द पैटेला विच इज कॉल्ड द नी कैप, ठीक है, घुटना होगा आपका। फिर घुटने से नीचे आइएगा तो वहाँ दो हड्डियां हैं, एक को टिबिया, दूसरे को फिब्यूला बोलते हैं। फिर उसके बाद नीचे आइएगा तो एंकल में आपके पास टार्सल्स होंगे, फिर आगे बढ़िएगा तो मेटाटार्सल्स होंगे, और फाइनली आपका पैरों का जो उंगली वाला जो है फैलेंजेस। तो दिस गिव्स द लोअर लिम्ब, ठीक है। तो आपसे यहाँ बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है तो फेमर, नी कैप को क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है। पटेला के नीचे कौन से दो दो बोन है बताइए, टिबियन फिब्यूला। उसके बाद जो एंकल में है तो किस तरह के डिस्क्रिप्शन बताइए, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस, ठीक है। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, a cup shaped bone called patella cover the knee ventrally, so it is called the knee cap, ठीक है। तो patella is called the knee cap। अब नेक्स्ट चलिए, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स, दे हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। तो कहने का मतलब पेक्टोरल गर्डल और नीचे वाले के लिए पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो इनका काम बेसिकली है क्या, आर्टिकुलेशन का काम। आर्टिकुलेशन मतलब अटैचमेंट किसका, तो पेक्टोरल गर्डल आपके कंधे को अटैच कर रहा है ऊपर वाले हिस्से से, और पेल्विक गर्डल आपका जो है वो नीचे वाले हिस्से को अटैच कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक तरह का अटैचमेंट सेटअप हो रहा है इन गर्डल्स के कारण, ठीक है। तो ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स, आप देख सकते हो। तो ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल एंड स्कापुला। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको दिखाया गया था स्कैप्यूला और
क्लेविकल। ये स्कैप्यूला होता क्या है? दिस इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द thorax between the second and seventh ribs, and the dorsal flat triangular body of the scapula has a slightly elevated ridge called the spine, which projects as a flat expanded process called acromion. ठीक है, so the clavicle articulates with this. कहने का मतलब आपका ये क्लाविकल जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? स्कैप्यूला के साथ कर रहा है। ठीक है, ये स्कैप्यूला है क्या? एक तरह का ट्रायंगुलर बोन आपको ऊपर में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार चीज आपको समझना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, सो दिस इज सिचुएटेड बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब्स, ये पूछ सकते हैं आप। ठीक है, एंड दिस डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैप्यूला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइन बोलेंगे। और फिर ये स्पाइन में प्रोजेक्शंस होते हैं, उस प्रोजेक्शंस को हम लोग एक्रोमियन बोलेंगे। ठीक है, और क्लाविकल क्या है? स्कैपुला के साथ जाके आर्टिकुलेट करता है। सो बिलो दिस एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनॉइड कैविटी व्हिच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल कि जो शोल्डर जॉइंट बन रहा है वो किस किस का आर्टिकुलेशन। तो आपका जो ह्यूमरस है, हाँ, बोन, वो कहाँ गया? उस ग्लेनॉइड कैविटी में जाके फिट कर गया। ठीक है, ये ग्लेनॉइड कैविटी एक डिप्रेशन है, गड्ढा है जिसमें कि आपका ये ह्यूमरस फिट कर रहा है। ठीक है, ये आपका शोल्डर जॉइंट बनेगा। तो आपसे पूछेगा शोल्डर जॉइंट कैसे बना। तो ईच क्लाविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ टू कर्वेचर्स एंड दिस बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर का अपना जो कॉलर है उसको हम लोग कॉलर बोन क्यों बोल रहे हैं? क्यों? ये क्लाविकल और स्कैपुला के कारण ही बोल रहे हैं, जहां से आपके दोनों हाथ, अपर लिप्स जो आपका आर्टिकुलेट हो रहा है। अब उसी तरह जब पेल्विक गर्डल की बात करेंगे तो इट विल कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके कमर वाले हिस्से का है कोक्सल बोन। ठीक है, तो ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। अब यहाँ पे तीन तरह के बोन्स आपको मिलेंगे। एक तो इलियम मिलेगा जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद आपको प्यूबिस मिलेगा, फिर आपको इस्चियम मिलेगा। ये तीनों जो हैं इस जगह पे कोक्सल बोन के साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। तो आपसे पूछते हैं कॉक्सल बोन किन बोन्स का बना हुआ है? फ्यूजन है इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, एंड एट द point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum। ठीक है, जिसमें कि आपका ये जो थाई बोन्स है, फेमर, ये जाके अटैच करता है। तो आपसे पूछा जाएगा ये एसिटाबुलम क्या है? तो एसिटाबुलम ब्यूलम इज दैट कैविटी वेयर थाई बोन और फीमर गेट्स अटैच। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थाई बोन का जो अटैचमेंट है, डिप्रेशन है या कैविटी है, उसको एसिटाबुलम बोलते हैं। उसी तरह जो शोल्डर जॉइंट है जहाँ ह्यूमरस जाके फिट करता है उसको ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। सो द टू halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis which contains fibrous cartilage। अगेन ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बन रहा है वहां कौन सा कार्टिलेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब है इसको आप 2 डायमेंशन में समझ नहीं सकते हैं जब तक कि 3 डायमेंशन में आपको ये एक्सप्लेन ना किया जाए। बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो कि यहाँ से बनता है, जो कि स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। जैसे कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला, ठीक है, कौन सा कार्टिलेज कंटेन कर रहा है? तो फाइब्रस कार्टिलेज। हाई बोन्स जहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहे हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? तो एसिटाब्यूलम। ठीक है, शोल्डर जॉइंट जो ह्यूमरस बोन है वो जहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, क्लाविकल किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? तो स्कैपुला के साथ। ठीक है, स्कैपुला में एलिवेटेड रिज है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइन है। स्पाइन पे जो प्रोजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोमियन। ठीक है, उसके बाद आपके अपर लिम्स में ह्यूमरस के नीचे और कार्पल्स के बीच में दो बोन्स है, उस बोन का नाम बताइए। तो रेडियस एंड अल्ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थाई बोन किसको बोलते हैं? फेमर। नी कैप किसको बोलते हैं? पेटेला।
पैटेला और टार्सल एंकल बोन के बीच में जो दो बोन्स है उनका नाम बताइए, टिबिया एंड फिब्यूला। तो दीज आर द क्वेश्चन कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आपसे पूछे। और नंबर ऑफ बोन्स, जैसे रिस्ट बोन्स में कितने बोन है, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन है, एक्सियल स्केलेटन में कितना है, स्कल में कितना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। ट्रू रिब्स क्या है, फ्लोटिंग रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो ये सब क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे। अब नेक्स्ट चलते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स जॉइंट्स का मतलब है कि आप समझ रहे हो कि कांटेक्ट है एक तरह से। तो जॉइंट्स आर इसेंशियली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहीं पे भी जॉइंट होगा वहीं पे आपको मूवमेंट होगा। जैसे आप हाथ को अपना ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिएगा जहाँ पे भी जॉइंट है वहां से आपका फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट में एड करता है, हेल्प करता है। तो लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स, ठीक है। दो बोन के बीच में जॉइंट्स है आपका, या तो फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में जॉइंट्स। समझिए यहाँ पे जॉइंट्स का मतलब है दो चीज, तो बोन टू बोन कॉन्टैक्ट एंड बोन टू कार्टिलेज कॉन्टैक्ट। So force generated by muscles is used to carry out movement through joints. When the joints act as fulcrum, आप देखते होंगे fulcrum से आप एक जगह, fulcrum का कॉन्सेप्ट आप समझते हो, ये आपका है, ये fulcrum है। तो यू कैन लिफ्ट अ मास, ठीक है, यहाँ पे कुछ डालो तो आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे, ये फलक्रम का काम कर रहा है आपका जॉइंट्स वाले पोजीशन। So the movability at these joints vary dependent on different factors, and joints they have been classified into three major structural forms: fibrous, cartilaginous, and synovial joint. Very very important. ये जो है एक important एरिया है यहाँ, जहाँ से क्वेश्चन ये लोग नॉर्मली बनाता है, ठीक है, जॉइंट से क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आप अपने बॉडी में सोचिए कि कहाँ कहाँ मूवमेंट अलाउड नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissues in the form of sutures to form the cranium. तो आपकी खोपड़ी में जो सूचर्स हैं, ठीक है, ये सूचर्स बेसिकली हैं क्या, तो दीज आर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि वहाँ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फाइब्रस है, ठीक है। तो आपका जो खोपड़ी में जो जॉइंट्स है वहां पे मूवमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। सो फाइब्रस जॉइंट्स वोंट अलाउ एनी मूवमेंट। और फाइब्रस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज। एग्जांपल क्या है, सूचर्स ऑफ द क्रेनियम। उसके बाद आता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसका हेल्प से ये जॉइंट बन रहा है कार्टिलेज। सो द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम और इज ऑफ दिस पैटर्न, और वहां पे आपका थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स हैं आपके, वहाँ पे कार्टिलेज की मदद से, हाइलिन कार्टिलेज आप देख लेते हैं, तो कार्टिलेज की मदद से आपका जॉइंट्स बन रहा है, तो वहाँ पे हल्का फुल्का मूवमेंट अलाउड है। तो देखिए फाइब्रस में नो मूवमेंट, cartilaginous joint में limited movement, and finally comes the synovial joint, which is the most important. So synovial joints is characterized by the presence of a fluid filled synovial cavity, ठीक है। नाम synovial joints इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको लोग सिनोवियल कैविटी बोलते हैं, और फ्लूइड जो है सिनोवियल फ्लूइड कहलाता है। सो दे आर्टिकुलेट सर्फेसेस ऑफ टू बोन्स, तो सच एन अरेंजमेंट विल अलाउ मूवमेंट, कंसिडरेबल मूवमेंट, क्योंकि फ्लूइड है ना, तो मूवमेंट है, ठीक है। सो दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट। अब ये जो हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, दे आर
examples and they are very ठीक है। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो इसी एरिया से पूछा जाता है कि किस तरह के सिनेवियल जॉइंट्स आपके होंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो आपका जो ये कंधा जहाँ से जुड़ा हुआ है ह्यूमरस और जो पेक्टोरल गर्डल है उस जगह जो जॉइंट है उसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो आपका ऊपर जो कंधा वाला जो जॉइंट है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसके बाद आइए नी जॉइंट, तो नी जॉइंट को बोलते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, उसके बाद पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट इज बिटवीन द एटलस एंड द, ठीक है, उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट इज बिटवीन द कार्पल, सैडल जॉइंट व्हिच इज बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो ये जो 5 तरह के आपको दिख रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, यही आपसे एग्जाम में पूछेंगे। और बाकी तो वो सिंपल है। फाइब्रस जॉइंट का मतलब जहाँ मूवमेंट अलाउ नहीं है, जैसे सूचर्स में कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब कार्टिलेज से बना हुआ जहाँ हल्का फुल्का मूवमेंट अलाउ है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट्स में आपको 5 तरह के जॉइंट्स आए, जैसे ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डन में बॉल एंड सॉकेट, जो आपका घुटना का जॉइंट है उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, एटलस और एक्सिस के बीच में फाइबर जॉइंट है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स के बीच में सैडल जॉइंट बोलते हैं, कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछेगा कि वेयर इज फाइबर जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल, कार्पल मेटाकार्पल के बीच में सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच, हिंज जॉइंट कहाँ है तो नी जॉइंट। ये जो 5 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बिकॉज देयर इज फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट, सिनोवियल फ्लूइड फेबियल कैविटी है कि फ्लूइड मौजूद है, इसलिए जो मूवमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। यही होता है, जैसे जैसे बुढ़ापा होने लगता है तो ये फ्लूइड कम होने लगता है, तो क्या होता है आदमी को जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे आंख, आंख का जो फ्लूइड है, जो ह्यूमर, वो अगर कम होने लगेगा तो क्या आंख गड़ेगा, ठीक है, ड्राई होने लगता है। ठीक इसी तरह जहाँ पे भी फ्लूइड है वो फ्लूइड अगर कम होने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगेगी। ठीक है, अब इसी तरह आपका muscular and skeletal, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये सिनोवियल टाइप्स और दूसरा ये डिसऑर्डर एरिया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहला है पॉइंट आपका मायस्थीनिया ग्रेविस है। सो दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम आपको डिसऑर्डर का मतलब अपना सिस्टम आप समझ, मतलब सेल्फ को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, सेल्फ वो रिकॉग्नाइज करता है नॉन सेल्फ, तो उसको अटैक करता है। So this myasthenia gravis is one such example of ऑटो। यहाँ पे होता क्या है, आपने एनएमजे के बारे में, मोटर एंड प्लेट के बारे में, ये मोटर एंड प्लेट को affect कर रहा है। ठीक है, अब उसके कारण क्या होगा, फैटीग हो जाएगी, आगा हुआ रहेगा, कम रहेगा, और जो स्केलेटल मसल है वो पैरालाइज कर ये मायोसिन, दिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। उसके बाद आती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी का मतलब है कि धीरे धीरे वो कमजोर होता चला जा रहा है हिस्सा। तो देयर इज प्रोग्राम ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब मसल का हिस्सा जो है डिस्ट्रोफी कर रहा है। टेटनी, so tetany is rapid spasm or wild contractions in muscle due to low iron। कभी कभी आप देखे होंगे टेटनी टाइप का लगता है, या फिर रात को आप सो रहे हैं और आपका टांग पूरा लगता है कि कुछ पकड़ गया। So these are because of sudden low calcium ions in the body। ठीक है, वहां पे आप वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन महसूस होंगे, उसको हम लोग मस्कुलर टेटनी बोलते हैं, मसल टेटनी। उसके बाद जॉइंट्स इन्फ्लेम कर जाते हैं, उसको एज रिलेटेड प्रॉब्लम। उसी तरह ऑस्टियोपोरोस, अगेन दिस इज एज रिलेटेड, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज, मतलब बोन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है बॉडी, क्योंकि आप बूढ़ा हो रहे हैं। ठीक है, अब बोन कम होगा तो क्या होगा, फ्रैक्चर्स का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि बोन तो है नहीं, तो जो फ्रेमवर्क है वो कम होता जा रहा है।
So what is the reason behind this osteoporosis? The reason is because of the age related जो hormones है आपका estrogen वो, so this is a common cause. उसके बाद गठिया which is called gout, ठीक है. So in there is inflammation of joints because there is accumulation of uric crystals. तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स क्या होंगे, वो accumulate करने लगते हैं, जिसके कारण जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और जिसको साधारण शब्दों में हम लोग गठिया बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी अगेन दिस इज आल्सो एज रिलेटेड प्रॉब्लम. दीज आर ऑल एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, टेटनी कैन हैपन बिकॉज, ठीक है, तो कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता है. ऑटो इम्यून है, सो दैट इज मास्टिक ग्रेविस. और एक जेनेटिक डिसऑर्डर है डिस्ट्रोफी. ठीक है, लेकिन समय के साथ में होगा. मोस्टली ये सब सारे डिजीजेस आपको 40 साल के बाद आपको देखने को. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिसऑर्डर. समरी में चलिए. सो मूवमेंट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक साइक्लोसिस. Limbs, wounds, etc. There are some forms exhibited by animals. Then voluntary movement, which causes the animal, is called locomotion. Animals move in search of food, then shelter, then mate, then breeding the mate, and to protect themselves from enemies. तो इन कारणों से एक जगह से दूसरी जगह पे लोग. Most of the human body exhibit amoeboid type of locomotion. Other movements require coordinated muscle activities. Three types of muscles are present in our body. Skeletal muscles are attached elements. They appear as striated and are voluntary. आप उसको control. External or internal muscles, they are present in inner walls of visceral organs. They are non-striated and they cannot be controlled, so they are involuntary. Then cardiac muscles, they are present in heart, branched and involuntary. एंड प्रॉपर्टीज क्या है मसल्स का, इनमें एक्साइज इंट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है और एलाइन कर सकता है. तो चार प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. तो ट्रिपल ई सी इसको हम लोग बोलते हैं. मसल फाइबर इज द एनाटॉमी ऑफ मसल. So each muscle fiber has many parallelly arranged myo structure. हम लोग myofibril contains many serial sarcomere. ये functional unit है आपका. Each sarcomere has a central A band which is made up of thick myosin filaments and two half I bands on either side of it marked by Z line. का sarcomere का definition. ठीक है क्या ये बेसिकली सेंट्रल ए बैंड है, जिसमें ए बैंड किसका बना हुआ है, वो मायोसिन फिलामेंट का. सो दिस इज कॉल्ड थिक फिलामेंट. और बाकी जो दो हैं आई फिलामेंट है वो पतले एक्टिन फिलामेंट है. So actin and myosin are polymerized proteins with contractility. The active sites for myosin on resting actin filament are masked by protein. So myosin head contains ATP and ATP binding sites and active sites for actin. A motor neuron carries signal to the motor which generates an action potential in it, causes the release of calcium ions in the reticulum. Calcium ions activates actin, which binds to the myosin head to form a cross break. Actin filaments causing them to slide over the myosin filaments and causing. Then calcium ions are then returned to the sarcoplasmic reticulum. The actin cross bridges are broken and the muscles relax. ये बेसिकली यहाँ से यहाँ आपको बताया है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. Repeated stimulation of muscles leads to red fibers and white fibers based on amount of red color in pigment in them. So bones and cartilages constitute our skeletal system. The skeletal system is divisible into axial and appendicular. Skull, vertebral column, ribs, sternum, they constitute the axial skeleton. The bones, girdles, they form the appendicular skeleton.
There are three types of joints which are formed between bones or between bones and cartilages. They are fibrous, cartilaginous, and real joints. Considerable movement and significant role in locomotion. ठीक है, तो इसकी समरी में बट जो भी है ठीक ठाक दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे पहला क्वेश्चन है, डायग्राम पूछ रहा है सार्कोमिया का और उसके अलग अलग। दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको मसल यूनिट के बारे में पूछ रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चाहिए। उसके बाद ये आपके पास है, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने पूछ रहा है एक्टिन और मायोसिन का, रेड और व्हाइट मसल का, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल का। फिर इस तरह आप मैच कर सकते हैं। जैसे स्कल में क्या है तो सूचर है, इस टाइप से, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन कहाँ है, रेड मसल कहाँ है, स्मूथ मसल कहाँ है, तो यू कैन मैच। आजकल व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कार्डियक और स्केलेटल मसल, ठीक है। वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है। उसके बाद टाइप्स, ठीक है। जैसे एटलस एक्सिस के बीच क्या है, कार्पल मेटाकार्पल के बीच में, फेलेंजेस के बीच में क्या है, फेमर रेसिटम के बीच में, क्रेनियल बोन्स के बीच में क्या है, क्यूबिक बोन सेल क्या है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है 9। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जा सकता है, कि कितने सर्विकल वर्टिब्रा है, ठीक है, कितने पैलेंजेस हैं, ठीक है। थिन फिलामेंट जो है वो दो अफेक्ट कर रहा, कौन से दो प्रोटीन है, मसल फाइबर, फ्लोटिंग ग्रुप और ह्यूमन क्रेनियम। तो कहने का मतलब है टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पीछे का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन करना होगा। क्यों, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नीचे से ही पूछ देंगे, जो बीच के जो 10 क्वेश्चन तरीके से सारे क्वेश्चन